अन्नदाता किसान साथियों, मंचासीन सभी अतिथि बंधु, मेरे साथी वैज्ञानिक, रावे की छात्राएं, मीडिया के सभी साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि मेरे नाम से तुम्हें जुझार साहब सवेरे से अभी तक रोके पड़े और मैं चंद और मेरी चीजों को अपनाता है। और उसके फीडबैक का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। मुस्तफा साहब का ही मेहरबानी, शुरुआत में ईटीवी से आते थे कि साहब कृषि के लिए एक तो क्लिपिंग दे दो, और उसके बाद बिहार से, बंगाल से, कहां से आते थे कि साहब संतरा की ये जानकारी, आपका नंबर आया है टीवी पे अन्नदाता कार्यक्रम में, और वहां से फोन आते थे। इसी तरह से अश्वगंधा के लिए, क्योंकि जिनसों की ढेर सारी लाइनें अपने यहाँ फेरे, समझ रहे हैं ना। तो मेरे सामने कोई हो या ना हो, मेरे को तो बात कहनी में बोल देता हूं। दूसरा, जब मेरी पीएचडी अवार्ड हुई थी तो मेरे गुरु ने एक मेरे को गुरु मंत्र दिया था कि अगर तुम ग्रेजुएट हो, उसका मतलब है कि तुम्हें जो कुछ लिख के दे दिया उसको माइक पर पूरे का पूरा पढ़ दो, गलत है कि सही है तुम्हें दिमाग नहीं दौड़ा। उसी में मास्टर्ड होने का मतलब है कि अगर जो पढ़ना तो पूरा का पूरा है, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है उसको सुधार के पढ़। और तुम्हें आज बेटा डॉक्टरेट दी जा रही है। मेरे जो गुरु थे वो आगरा विश्वविद्यालय परशुराम के नाम से फेमस थे, डॉक्टर जेपी शर्मा जी। उन्होंने ये गुरु मंत्र दिया कि पीएचडी का मतलब ये है कि आपको चाहे बेशक रामायण दे दी जाए और आपसे कह दिया कि 2 शब्दों में इसको कंक्लूजन करके खत्म करना है, खत्म कर दो। और वही रामायण तुमको 20 दिन तक पढ़ानी है तो 20 दिन तक पढ़ाते रहो, बोलते रहो। और उसी सिद्धांत में मैं आज भी चल रहा हूं। तो आप पे कितनी कैपेसिटी है, कब तक सुनना चाहेंगे, उस पर अपने को चर्चा करनी है। मैंने अभी जो सुना है सुबह से आपको, उससे मेरे को ऐसा लगा कि किसान तो कुछ नहीं कर रहा। हकीकत है ये। रही बची कसर मुस्तफा जी ने पूरी कर दी, सॉरी उन्हें जुझार साहब ने क्विज करा के कि किसान को तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा मानना है दोनों से ही भिन्न है। जब मेरा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश की जनसंख्या मुट्ठी भर जनसंख्या थी, खेती योग्य जमीन मेरे पास अथाह थी, फिर भी लोग भूखों मरते थे कि नहीं मरते थे। आज की वर्तमान की स्थिति करें, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, जनसंख्या में हम नंबर 1 है कि नहीं। खेती योग्य जमीन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, घट रही है कि नहीं घट रही। गांव का विस्तार हो गया, शहर का विस्तार हो गया, रोड बन गए, यानी कृषि योग्य जमीन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, सिकुड़ रही है, और खाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और वो भी कौन सा खाने वाले, अच्छा खाने वाले। अच्छे से मेरा तात्पर्य, मैं दूसरे की कोई बुराई नहीं कर रहा। अपने ही घर में तुम कितने सक्षम हो, अपने ही बाबा साहब को देख लो और अपने को देख लो कि बाबा साहब क्या खाते थे, साल भर में कै जोड़ी कपड़े बनवाते थे, और अपन कितने बनवा रहे हैं। बाबा साल भर में 1 जोड़ी अगर कपड़ा बन गया ना तो बहुत बड़ी बात है, और अपन जरा से फंक्शन में 6 जोड़ी बदल देते हैं। वो कांदा या चटनी से खा लेते थे, और आओ अपने मन की डिश नहीं बनी ना तो थाली फेंक के चल देते हैं, है ना हकीकत। दूसरी तरफ हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी की हो। एक समय था जब देश में भूखों मरने की स्थिति थी, अन्न बाहर से लाना पड़ता था, और आज केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार और सब छाती ठोक रही है कि अनाज के भंडार भरे पड़े। किसकी बदौलत? किसान की बदौलत नहीं, मेरी बदौलत। किसान की बदौलत है। किसान तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो सवेरे से तो मैं यही सुन रहा हूं। ऐसा ही है ना कुछ। मेरी बात को अन्यत्र ना ले। अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, तब हमारे भंडार भरे पड़े, और अगर हम करने पे आ गए तब क्या होगा? तब सरकार पर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये आपने सिद्ध करके दिखाया चंद दिन पहले, जब हमारी धरती का निर्माण हुआ। मानव आया, मुस्तफा साहब कह रहे थे क्या था, भगवान ने बड़ी सच्चाई बनाई, कटु सत्य 2 चीजें। पहली, कोई भी चीज पैदा हो रहा है तो खाएगा नहीं,
चाहे नील गाय रोटी क्यों नहीं है। समझ रहे हैं ना? हर आदमी अन्न नहीं खाएगा, सोना चांदी नोट कोई नहीं खा सकता। और दूसरी सच्चाई बनाई, अन्न खेत में ही पैदा होगा। आज तक टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, अमेरिका, जापान, फ्रांस पे कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि वो 100 ग्राम गेहूं बना दे या एक आम बना दे। मशीन कौन सी बना दी? आम दे दो तो रात में मिरिंडा बना देंगे, गेहूं दे दो तो ब्रेड बिस्किट बना देंगे। पहले लोग नहीं मानते थे मेरी बात, लेकिन अब जब से कोरोना आया ना तो मान गए। जितने भी पैसे वाले थे, सोना चांदी घर में भर रहा था, नोटों पर सोते थे, सब घरों में बंद हो गए। क्या किसान उस समय बंद हुआ था? केवीके तो बंद नहीं हुआ भैया उस समय, क्योंकि मेरे पास तो डबल मार आ गई थी। किसान को तो जानकारी देनी है, किसान से तो गेहूं कटवाना ही कटवाना है। साथ ही माइग्रेंट लेबर और आ गए थे, जो तब तो घर बुरा बेच के भी भग गए थे बम्बई, और उस समय वो और आ गए थे नए गांव पे कि इन्हें और सेट करो कहीं। उस समय भी किसान गेहूं काट रहा था। काटा कि नहीं काटा? क्यों काटा? मेरे को नहीं मालूम कोरोना से मरते या नहीं मरते। अगर मेरा किसान गेहूं नहीं काटता तो भूखों मर जाते। है नतीजत। नया नियम निकाला था प्रशासन ने कि 7 बजे से 10 बजे तक दूध की सप्लाई शहर में जाने दो। निकला था ना? क्यों? क्या कोरोना सोने गया था क्या? इसलिए कि जो सोने चांदी से खेल रहे थे वो सवेरे जब तक बैटरी ना मिली ना तब तक उनकी आंखें नहीं खुल रही, वो तो फ्रेश होने नहीं जा पा रहे। तो उनको दूध कैसे मिले? चाहे तो दूध से ही बनेगी ना। तो सवेरे 3 बजे 4 बजे किसान दूध काट रहा था और पहुंचा रहा था। अभी मुस्तफा साहब की हालत क्यों है ऐसी? बड़ा कटु सत्य है। हर आदमी आज के समय में छाती ठोक रहा है, मैं किसान या किसान का बेटा हूं। कहता है कि नहीं कहता? जब अपने आप को किसान या किसान का बेटा कह रहा है तो अपने आप को सबसे बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्न हर एक के चाहिए। लेकिन उसी से पूछो बेटे को किसान बनाएगा तो कोई हामी नहीं कर रहा। बेटे को क्या बनाएंगे? IAS PCS वैज्ञानिक डॉक्टर बना देंगे। जुबान से ये कह देगा चपरासी बना दूंगा, लेकिन ये नहीं कहेगा बेटे को किसान बना दूंगा। किसान अपने आप को कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन बेटे को किसान क्यों नहीं बना रहा? कहीं ना कहीं कोई लोचा तो है। लोचा क्या है? जो भी मुस्तफा साहब बता रहे थे कि बिना कुछ करे एक आदमी करोड़पति हो रहा है, वो तुम्हें अकल दे रहा है, और मैं 6 महीने में और मेरा परिवार खून पसीना बहा रहा है, मैं वही का वही, और मेरी स्थिति डाउन हो रही है। कारण जो बिजनेसमैन की तरफ से सोच रहा है वो 1 पैसे की पूंजी लगा रहा है तो उसमें मुनाफा जोड़ के 2 पैसे का देखेगा, और मेरा किसान उस पर कोई लेखा जोखा है। हकीकत है, उस पर अपना कोई लेखा जोखा नहीं है। और दूसरा, उसको हमारी सरकार ने एक तमगा दे दिया अन्नदाता का, है ना? अन्नदाता तुम सब लोग, मैंने भी अन्नदाता ही बोला। दाता का मतलब देने वाला, लेना तो है ही नहीं है। इसलिए वो अपनी कभी कीमत नहीं मांगता। छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि चाय आपके बीच में आ गई है। चाय काय से बनी? दूध से। दिन भर में 24 घंटे में एक गाय या भैंस कितना दूध पानी पीती है मेरे को बता दो। गाय भैंस पानी पीती है ना? लेखा जोखा रखते ही नहीं। कितने लीटर पानी पीती है? 70 से 75 लीटर पानी पीती है गाय भैंस 24 घंटे में दिन भर। समझ रहे हैं? और भारत सरकार के द्वारा पानी की कीमत डिसाइड कर रखी है 20 रुपए लीटर। और मैं गारंटी ले रहा हूं, मैंने आप लोगों के नाम नहीं पूछे, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने 20 रुपए लीटर का वो पानी नहीं पिया। गारंटी से कह रहा हूं मैं। 2 गारंटी में चांजा ले लेता हूं कितनी भी भीड़ में, नहीं जिले में। एक तो यही पानी पीने वाले पिया के नहीं समझे। अब दूध वाला मेरा गोपालक पशुपालक ये कह दे, मेरा किसान कह दे कि साहब मैंने इसको बिनोले खिलाए, भूसा खिलाया, चारा खिलाया, दाना खिलाया, उसको तो भाड़ में जाओ। सिर्फ इसने 75 लीटर पानी पिया था। 20 रुपए लीटर से उसके आधार पर दूध का कीमत दे जाओ, तो क्या कोई दूध पी पाएगा? क्या दूध तो छोड़ो, वो चाय नहीं पी पाएगा। ये दूध का छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। कभी सोचा है 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए कितने हजार लीटर पानी लगता है? 1 किलो बैंगन पैदा करने के लिए, 1 किलो लहसुन पैदा करने के लिए कितने हजार लीटर पानी लगता है? हम कभी नहीं सोचते। क्यों? हम लेखा जोखा तो रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते? हम तो अन्नदाता हैं साहब, दाता है, खिलाते जा रहे हैं। और कितना खिला रहे हैं, बुरा मत मानना। घर के हम करोड़पति, मेरे किसान क्या चले जाओ, मालूम पड़ा 1 ट्रक साहब लहसुन भरा पड़ा है,
एक तो धनिया बराबर है, बरांडे बरांडे भरे पड़े पाटीदार धारण लोगों के, और वहां 2 पैसे का तुलावती गाल दे देता है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्यों दे रहा है? गांव में तो इतने चतुर बनेंगे कि पड़ोसी को बात नहीं कहने देंगे, और मंडी में जाके सबरी चौकड़ी टूट जाते हैं। हकीकत बता रहा हूं, भोलापन कितना है। नया तरीका देखता हूं, मंडी में जाता हूं ना कई बार, ढेर डाल देंगे और उसमें बीच में गड्ढा और कर देते हैं। अरे तुम गड्ढा क्यों कर रहा भैया? क्यों करते हो गड्ढा? ताक देख ले नीचे तक व्यापारी का, ऐसा ही बात है, यही है ना हकीकत। और तुम अपना कोई आदमी लेने जाते हो तब फाड़ के थैली देख लेते हो कैसे क्या निकलेगा? कभी देखते हो क्या? नहीं। और अपना माल खोल के पहले तो ट्रॉली में खुलाई भर के लाएंगे। तमाशा देख लेना दुनिया, बीच में बरसात में जाए भीटा तो पैर पाल से रखना, और वहां जाके गड्ढा और कर देंगे कि बारिश का पानी हो तो गड्ढे में भर जाए। देख ले नीचे तक। और वहां दुख कब लगता है मेरे को कि जिसको ABCD नहीं आती अन्न की, वो भी आएगा, पैरों से खुलेगा, दाने उछालेगा, जाएगा, है ना हकीकत। उसके मन का 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि मेरे देश का कानून पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। मैं संविधान की बुराई नहीं कर रहा, उसी संविधान के तहत में नौकरी कर रहा हूं, लेकिन बड़ा लचीला कानून। लचीला क्यों? जैसे उदाहरण के लिए अगर आपका नाम विकास है, कोई मेरे नाम को अन्यत्र में एग्जाम्पल दे रहा हूं, और तुम पे कोई कोर्ट केस हो गया, जज के सामने पहुंच जाओ, तुम्हारे माँ बाप के साथ जय विकास है, मैंने 25 साल से खिला पिला के इतना बड़ा किया अट्टा कट्टा, जज ना मानेगा? क्या मानेगा? उसके यार दोस्तों को ले जाओ, सब यही विकास है, इसी ने कौतक किया है, छोड़ दो इसको, जज नहीं मानेगा। उसको 2 रुपए का एक आधार कार्ड दिखा दो, जज मान जाएगा कि हाँ साहब यही विकास है। जिसने पैदा किया वो कह रहा है, जिसके साथ खेला बड़ा वो कह रहा है, नहीं मानेगा। और आधार कार्ड तो भैया दुनिया में कंप्यूटर से बेटा कोई आदमी बना दे, उसको मान रहा है। ऐसा मेरा कानून क्या है? किसान के बीच में अगर किसी माल को खुला देखोगे, खुला, तो सामने वाला कीमत बोलेगा, ये नियम। और यही हम ठगे में आते, हम अपने माल को खुले में बेचते हैं। कीमत कौन बताता है? पैकिंग करने वाला कीमत बताता है, और पैकिंग हमारा किसान जानता ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? पैकिंग करने वाला कीमत बताएगा, और पैकिंग कैसे करें भैया, हम पे तो आती नहीं। हम हल्ला मचा रहे कई लोग के साथ, 2047 में भारत को आत्मनिर्भर कर देंगे। जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा कि भारत आत्मनिर्भर नहीं होने वाला। मैं तो पुराने समय को मानता हूं, तब आत्मनिर्भर था, किसान खेती करता था, हल टूट गया द्वार गांव में, बाल बड़े बड़े हो गए काटने के लिए, गांव में बुखार आ गया, वैद्य गांव में, उसकी जरूरत की सारी चीजें गांव में थी कि नहीं बताओ मेरे को? तब आत्मनिर्भर था, खुशी खुशी रहता था, गेहूं दे दिया, सब्जी ले ली, करते थे कि नहीं करते थे? गेहूं ले गया और घर पे काम करेगा, करता था। लेकिन अब हमने एक लोचा डाल दिया, नीति बना दी। नीति कौन सी बना दी? टॉप टू बॉटम। नीति निर्धारक 2 हो गए, तो कहां बैठे? दिल्ली या भोपाल। जरूरत है नीति निर्धारक की बॉटम टू टॉप। जमीनी स्तर पर क्या जरूरत है? नीड क्या है? नीड बेस तभी बनेगी जब बॉटम टू टॉप बनाएंगे नीति। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नियम निकाला था कि नीतियां बॉटम टू टॉप बनाओ। आत्मा विभाग भी उन्होंने क्लियर कर दिया था, लेकिन आगे चल के उसका भी क्या असर हुआ? जब तक मेरी नीड बेस जरूरत नहीं होगी, मांग क्या रहा है किसान? क्या मांग रहा है? उसकी मांग की चीज दो ना। किसान क्या मांग रहा है? सोयाबीन का बीज मारा, और मैं क्या दे रहा हूं? अरंडी का बीज, लगा दे। हकीकत है ये। नीति कैसी बनी? किसान ने तो अपनी कोई नीति बनाई नहीं रखी है, बुरा मत मानना। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति 3 पिलर पे चलती है। पहला पिलर होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की भारत देश की नीति बनी हुई है। कितने कलेक्टर रहेंगे, कितने SDM रहेंगे, कितने
मेरे तहसीलदार रहेंगे, कितने पटवारी रहेंगे, कौन कौन अधिकारी रहेंगे, कब कब तनख्वाह बढ़ेगी, कब कब मिलेगी, क्या क्या उन्हें काम करने, ये नीति बनी हुई है सर्विस सेक्टर की पूरे देश में। दूसरा होता है इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर की नीति बनी हुई है, इतने रेट में इनको जमीन देंगे, इनको पानी, लाइट, सुविधाएं, सुरक्षा देंगे, ये माल निकालेंगे, इतने परसेंट टैक्स लेंगे, नीति बनी हुई है। तीसरा होता है कृषि सेक्टर। दुर्भाग्य देश का यह है कि कृषि की कोई नीति देश में नहीं बनी। कृषि में नीति बनी है किसकी? 3-4 फसलों की, अफीम की, भांग की, गांजे की, तंबाकू, बाकी की कोई नीति नहीं बनी। और जब नहीं बनी तो किसान भी क्या करे? खेत तैयार करेगा बढ़िया सोयाबीन के लिए, और बीच में ग्राम सेवक मिल गया, जो उड़द का बीज फ्री का भाग बो दे, या ये मूंगफली का बीज फ्री का बो दे, तैयार सोयाबीन के लिए किया और बो के मूंगफली आ जाएगा। समझ रहे? ऐसे हम किसान हो गए। मैं खड़ा इसलिए नहीं कर रहा, ऐसा प्रोग्राम में टाइम होता ना तो खड़ा भी करता। जानकारी आप सबको, मैं जानकारी की मना नहीं कर रहा। दिल्ली या भोपाल में मीटिंग होती तो मैं छाती ठोक के कहता हूं जानकारी सीखनी मेरे नीमच जाके सीख लो। नीमच में इतना जानकार किसान है खेती बाड़ी के मामले में, सबसे पूरे देश में सबसे ज्यादा जानकार किसान कहां का है? नीमच जिले का। तभी तो नेशनल प्रोडक्टिविटी मेरी ढेर सारी टॉप कैसे है, कैसे खेती करता है, A to Z सब कुछ जानता है। समझ रहे हैं ना? मेरा किसान ऐसा है नीमच का, उसको लाइट मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, खाद उर्वरक मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई जानकारी मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पट्टा दे, पट्टा दे दो, पैदा करके दिखा देता है। और कितना पैदा करता है ये भी बता दूं मैं आपको। सोयाबीन के लिए मेरे वैज्ञानिक कहते हैं कि 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होना चाहिए। तो जिले की पैदावार कितनी है? 5 कुंटल बैठ गए हम, 5 और 8 पे। समझ रहे? दूसरी सभी फसलों में यही है। गेहूं में हम कहते हैं कि 80, 85 और 100 कुंटल पे भी आती है हमारी वैरायटी, वहां 20, 22, 25 पे अटके पड़े। लेकिन अफीम में मेरे वैज्ञानिक कहते हैं 56 किलो पैदा होनी चाहिए, तो 1.5 कुंटल पैदा कर लेते हैं। ये हकीकत है, आलोट वाली पट्टी पे चले जाओ। समझ रहे? वो मैं कह क्यों रहा हूं? दुनिया से पेट छुपा लोगे, दाई से पेट नहीं छुपा सकते। दाई को तो मालूम है कहां कौती कर गया है, मुझे तो मालूम है कैसे कर रहे हो। अब उसके लिए करते क्या हो? मैं पीओपी पे ज्यादा इसलिए चर्चा नहीं कर रहा, शॉर्ट में इसलिए उनको बताया था मैंने ये तो दुबई से आए, वो कह रहे 3 करोड़ कहां से आए? दुबई से हाथ पैसा आ जाता है, लेकिन देना नहीं चाहते दुबई वाले। पीओपी में क्या करते हैं? बुरा मत मानना, मैं आज सभी का आपके ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। अफीम का पट्टा मिल जाए, उसी दिन से घर के बाबा दादा की चारपाई नीम के नीचे वहां कुएं पे पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती? कब तक रहती है? जब तक घर ना आ जाए बात पूरा। बाकी के फसलों में कब जाते हो? डॉक्टर बता रहे हैं ना, 9-10 बजे जाएंगे और लोग के 7-8 बजे आ जाएंगे, 4-4 दिन जाएंगे। नहीं करना क्या है? अफीम के खेत को खाली क्यों नहीं छोड़ते भैया? छोड़ दो, बोया और फिर काटने जाना है ना। हम जानते सब बड़े होशियार हैं, लेकिन उसके एक्सपर्ट हैं। क्यों? दादा साहब वही रहेंगे, घर का एक आम मेंबर वही रहना ही रहना है ना, हकीकत। दूसरा काम, किसी रायडे में ऊपर गोबरी खाद डाल दो, गोबरी खाद तो है ही नहीं डाल साहब। और अफीम के लिए कहां से रात रात पैदा हो जाती है? बिना गोबरी खाद डाले कोई पट्टा बोता हो तो बताओ मेरे। तीसरा बिंदु, बिजवारे का। अफीम का पट्टा मिल जाए, आज तक मेरे को कोई किसान ऐसा नहीं मिला जो विभाग के पास जाए, सरकार के पास जाए, अबकारी विभाग से कहे, कलेक्टर से कहे, या कृषि विभाग से कहे कि साहब खसखस दे दो बढ़िया वाली, या प्राइवेट वाले से कहे मेरे को पट्टा बोना है, कोई हो तो बताओ। और बाकी की सब 75 फसलों की सरकार दे जाती। अपने बीज का कोई भरोसा नहीं है, सरकार का लिया है, अपना सोयाबीन बेच देंगे 2700, 2800, 3000 में भावांतर मिला के, और साथ नहीं पहुंचा था। एशिया की सबसे बड़ी मंडी नीमच में लहसुन और उसकी मसाले की, लेकिन पिछले 4 साल से देख रहा हूं ऊटी के लहसुन के बिजवारे की मंडी जावद में बन गई। बनेगी कि नहीं बनेगी बता दो मेरे को। मेरे पास तो पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों से फोन आते हैं, सब ऊटी वाला लहसुन दिलवा दो बिजवारे का।
मेरी बहस होगी कलेक्टर साहब के सामने उस समय मीटिंग, मीडिया वाले भी थे। आपका लहसुन का रेट बढ़िया चल रहा था, अचानक हल्ला मचा, साहब जावरा में 2 ट्रक पकड़ गए, हुआ था ना ऐसा ही, रेट डाउन। कहां चाइना का लहसुन मिल गया, कैंसर हो जाएगा, नेतागिरी शुरू, ऐसे ही हुआ था ना। हमारे किसानों ने भी जाके कलेक्ट्रेट घेरी थी ना, उनमें से हो सकता है 2-4 तो गए होंगे, क्योंकि छुटभैया नेता था, ढेर सारे लोग। कलेक्टर घेरते ही कलेक्टर साहब ने कमेटी बना दी, गए साहब मंडी में, देखो चाइना का लहसुन है कि नहीं, एक्सपर्ट मेरे को भी टीम में डाल दिया, मैंने मेरे को मन डाला था कि नहीं आप वैज्ञानिक तो जरूरी है भाई। गया एसडीएम मैडम बोली सर, मैंने कि सबको बंद करो, जितनी बार बैठे लाइन, 3 सेट की बात थी, क्यों, मैंने इन पे किसी का सबूत दिखाओगे इनके खेत का लहसुन, जितने भी किसान लहसुन मंडी में लेके गए, तुम पे कोई प्रूफ है कि तुमने अपने खेत में बोया? पूरा देश कानून से चलता है, दुर्भाग्य यह है कानून हमको पढ़ाया ही नहीं जाता। देश कैसे चल रहा है? कानून से, और कानून हमें पढ़ाया नहीं जाता। जो कानून पढ़ लेता है वो अगले दिन वकील या जज बन जाता है। मैंने किसी मैडम से, वो नहीं गंगा खेड़े मैडम थी, मैंने मैडम किसी पे भी अगर इनमें से पावती लहसुन लेके आया हो कि साहब ये लो सबूत मेरे ही खेत का है, तो मैंने ये भी विदेश का ही है, लेकिन जो ट्रक वाला है वो दिखा रहा है कि ऐसा हिमाचल से खरीदा इस व्यापारी से, उस पर ठप्पा लगा है कि नहीं लगा, तो कैसे रोक लोगे आप? 72 घंटे ज्यादा उसे नहीं रोक सकते, नियम है भाई, कानून से चल रहा है ना वो आदमी, कानून से चलने की जरूरत है। हम बहुत अच्छे ड्राइवर हो तुम, समझ रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं है, और कोई आदमी मर गया क्या होगा? 6 महीने के लिए फिर है ना हकीकत। दूसरी तरफ बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन लाइसेंस है, आदमी कुचल गया, मर गया, तब भी दूसरे दिन जमानत में बाहर आ जाओगे नहीं आ जाओगे? देश कानून पर चल रहा है, कानून का फायदा हमको लेने की जरूरत है, कहां पेचीदगियां हैं उसको समझने की जरूरत है, कोई कठिन काम नहीं है, हम सब कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं पीओपी की इसलिए बात कर रहा हूं कि अफीम में जब मैं जानता हूं कि बिजवारा ने सच्चाई बनाई है, खेत में पैदा होगा, हर बार मैंने अपने पुराने पट्टे से मैं अच्छे डोडे छाट लेता हूं, और उसका दाना पीट के भी नहीं निकालता, दांतरे से काट के निकालता हूं कि नहीं निकालता, बताओ मेरे को। और अपने भरोसा नहीं कि यार मेरे पट्टे का खराब हो सकता है, तो रिश्तेदार से जाऊंगा, पड़ोसी से जाऊंगा, पर सरकार पे लेने कभी नहीं जाऊंगा। लहसुन के केस में मैंने क्लियर कह दी थी, सांसद महोदय से जो नीति आयोग में बहस की हुई किसी बात को लेकर, कलेक्टर ने मेरे खड़ा करके डॉक्टर साहब बताएंगे जवाब देना डीडी हॉर्टिकल्चर को, डीडी एग्रीकल्चर को, पर कहा मेरे ऊपर क्या देता हूं। मैंने साहब अगर ये बता दो चाइना के लहसुन में जहर था, उनका तो बंद कर दो, क्यों बंद कर दो? चाइना के लहसुन में अगर जहर है तो चाइना में सबको कैंसर हो जाना चाहिए, बताओ मेरे को। मेन नीड पे आओ ना, चाइना अपने आप पैदा कर रहा है, फिर अफगानिस्तान भेज रहा है, फिर हिमाचल भेज रहा है, और फिर तुम्हारी जावरा तक आ रहा है, कितना खर्चा कर रहा है ट्रांसपोर्ट पे, फिर भी तुमसे सस्ता बेचने तैयार है। इस चीज को क्यों नहीं मान रहे आप अपनी टेक्नोलॉजी में लो कॉस्ट क्यों नहीं ला रहे? पर ना हम लो कॉस्ट कहां से लाए, हमको 60,000 का तो बीज ही लगा दिया, अब 60,000 बीज के लग गए तो 1 लाख का खाद भी डालेंगे, उर्वरक भी डालेंगे, नहीं तो पड़ोसी बात ना करने देगा, है ना हकीकत। यानी हम नीड बेस पर नहीं जा रहे। पीओपी हम जानते हैं, अफीम के केस में अगर अफीम का बीज भी बाहर से आने लगे, जैसे लहसुन का उक्टी से आ रहा है, तो क्या रेट में बिकेगा बताना जरा? 10-20 लाख रुपए किलो से तो नीचे से बिकने से रहा, क्या बिक जाएगा? अगर हो जाए ना टर्की का ये आया है और इस पर डोड़ा बड़ा आएगा, बस लिखा आ जाए, तो किस रेट में आएगा, कितनी ब्लैक में आएगा? यानी मैं पीओपी जानता हूं, बीजवारा अपने घर का तैयार करना सीखो। मेरा आग्रह आपसे यही, जिस दिन बीजवारा आपने अपने घर का कर लिया, बीज पे लगने वाली लागत 0, अपने घर का बीज तो 0 ही होता है, कर सकते कि नहीं कर सकते? और जिस दिन आपने ये काम कर लिया, आप आधी लड़ाई जीत जाएगी। दूसरी लागत क्या आती है? उर्वरक के ऊपर डिटेल में नंदुआ साहब ने डिटेल आपको खूब बताया था। अगर मैंने जांच भी करवा दी तो आधी लड़ाई इसकी हो सकता है, ढेर सारे तत्व तो पहले से पड़े हो। मैं तो कई बार देखा, जुताई करो, पिछली साल की डीएपी निकलती है, राकोड़िया निकल रहा है,
लेकिन मैं डाल कैसे रहा हूं? होड़ा होड़ में डाल रहा हूं। रामलाल ने अगर 1 कट्टा डाला तो श्यामलाल 1.5 कट्टा डालेगा, और भैरूलाल वो 2 कट्टा डालेगा। पोजीशन क्या है? एक तरफ हल्ला मचाएंगे, यूरिया नहीं मिलता, और एक तरफ खेत में देना है 30 किलो, पूरा 50 किलो का ही फेंक के आएंगे। फेंकते कि नहीं फेंकते बताओ मेरे? हम होड़ा होते जा रहे हैं। खाद उर्वरक का हमको जो लागत है उसको हम कम कर लें, और कैसे करेंगे? हर घर में किसान के पास इतना फसल अवशेष है, इतना कचरा बनता है, हम अगर उसको व्यवस्थित पका सड़ा के खेत में पहुंचा दें, अलग से में कोई यूरिया नहीं डालने की जरूरत। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपसे मैंने देखा है। रोड़ी का ढेर लगाते थे नहीं लगाते थे, और ऐसा चकाचक लगाते हैं कि उस दिन भी गाय भैंस गोबर करती है ना, उसको भी भर ले जाते हैं। उस दिन रोड़ी की जगह बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, वो एक दिन में सड़ा के लाता नहीं, और बीच में ढेर लगा दिया। करोड़ आदमी मना नहीं करता, लेकिन कुछ किसानों को मैंने देखा उसका कद्दू पे भी चौपे आएंगे। या तो बुजुर्ग महिलाएं जाएंगे या बुजुर्ग आदमी जाएंगे, कद्दू पे भी चौंकते हैं। अब उसके बाद न तो वहां पंडित जी की कथा करवाते, न कभी मेरे को ले जाते के साथ दर्शन दिया जरा, न कभी कोई दवाई छिड़कते, न उस पर नील गाय रोज आते। 18-20 कद्दू आते कि नहीं आते? हम क्या करते? कद्दू के बीज चौंपेंगे, और जब घूमने जाएंगे तो देखेंगे कितना बड़ा कद्दू हो गया या कितने कद्दू हो गए। वो पूरा जैविक है कि नहीं? क्या उसको हम जैविक का ठप्पा लगा के नहीं बेच सकते? बेच सकते, लेकिन हम नहीं बेचेंगे। हमने तो बाबा दादा की कसम खा ली है। कौन बेचेगा? बाबा रामदेव बेचेंगे। बाबा रामदेव का अपना कोई खेत नहीं है, वो ईसबगोल के ब्रांड होते हैं। ईसबगोल कहां पैदा होती है? नीमच में, और ब्रांड बाबा रामदेव के नाम है। सुगंधा कहां पैदा हो रही है? नीमच में, और ब्रांड बाबा रामदेव के नाम है। इम्यूनिटी को बढ़ा रहे, खार नेल से काट काट के तुम्हारी जो नीम की लोग अपन ला रहे हैं, ब्रांड उनका निकल रहा है। समझ रहे? हम जानकार हैं। दूसरा अगला काम बिजवारे का हो गया, खाद उर्वरक का हो गया। रायडा की जब गोबरी खाद डालनी हो तो भादवा माता सपने में मना करने नहीं आती। क्या आती है बताओ मेरे? सही है ना? और भादवा माता पे मैं गारंटी दे रहा हूं, आप में से कोई ऐसा नहीं है तो भादवा माता नहीं गया। कोई हो तो बताओ, मैं गारंटी से कहता हूं। 2-3 चीजों में तुरंत बोल देता हूं। और वहां कितनी भी धक्का मुक्की हो रही हो, दर्शन हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, दान पेटी में नोट डाले या नहीं डाले मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां भूत का एक कटोरा रखा रहता है, उसका टीका सब लगाते हैं। लगाते हो कि नहीं लगाते? क्या होता है उससे? कोई हाजिरी होती है, अटेंडेंस होती है क्या? लेकिन नहीं, मैं समझदार हूं। महिलाएं भी जाएंगी, बच्चा बोल में उसको भी टीका लगा देंगे। मैंने टीका लगा लिया, अच्छा करी भादवा माता। लेकिन ये जानवर में टीका लगाना हो तब डॉक्टर तो आया ही नहीं। जैसे जानवर मर जाएगा तो डॉक्टर का मरेगा क्या? फसल में टीका लगाना हो, अरे डॉक्टर साहब इससे क्या होगा, एक चुटकी भर दवाई से क्या होता है? लेकिन अपने लिए मेरे को मालूम है टीका से कुछ होता है। टीके से क्या होता है? कोरोना का हल्ला होता, सब लाइन में लग गए थे। लगे थे कि नहीं लगे थे? पहले कोरोना में क्या हुआ था? पहली लहर में थाली बजा के बच गए थे। ऐसा ही हुआ था ना, थाली बजाई बच गए। पहले लहर में डर ज्यादा था, मृत्यु दर कम थी। समझ रहे हैं ना? और दूसरे में वैक्सीन निकल गई, लग गई थी, तो मृत्यु दर ज्यादा हो गई थी और डर निकल गया था। हुआ था नहीं हुआ था? लहर हमने सबने देखी ना। हमको वहां विश्वास हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप में से कोई ऐसा नहीं जिसने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई। कोई घन्नौता देने नहीं गया था, आपने नहीं लगवाई, बहुत बहुत बधाई के पात्र साहब, मैं आपको नमन करता हूं। समझ रहे हैं? एक धर्मात्मक मां के बदौलती नाव टिकी है पूरी। सिर्फ मेरा कहना यह है कि हम में जागरूकता कितनी आई टीका के प्रति। बच्चों को पोलियो ड्रॉप हम 100% पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे? क्यों? लगवा पोलियो नहीं होगा और नहीं होता। अन्यथा पहले 100 आदमी की भीड़ में 2-4 आदमी विकलांग मिल जाते थे। अब हम चेचक का टीका लगवा रहे हैं कि चेचक नहीं होगी और नहीं हो रही, क्योंकि टीका लग गया। नहीं तो पहले 2-4 आदमी लग जाते थे जिनके चेहरे पे दाग लग जाते थे। है ना हकीकत? वहां मेरे को विश्वास जगा। लेकिन फसल में टीका लगाना हो, अभी भी हम वहां
डालते कि नहीं डालते? मेरा आग्रह है कि टीका करके बुवाई करें, कोई भी फसल क्यों नहीं। तीसरा बिंदु आता है उसकी बुवाई का, और बुवाई आप आराम से कर लेते हैं। कितना करते हैं? मेरे को बड़ा दुख लगता है, दौड़ा और सवाया बीज जब तक नहीं डालेंगे तब तक अपना मन नहीं मानता है ना हकीकत। हर फसल की बात कर रहा हूं मैं, क्या अफीम क्या सोयाबीन, 1.5 गुना 2 गुना बीज डाले। क्यों डालते हो भैया? कितना डालना चाहिए? हमको एक्सपर्ट होने की जरूरत है। कहां एक्सपर्ट है? जैसे रायड़ा 1 किलो बीज फूंकना है तो हम बच्चों को नहीं दे देते, फूंक दे के दे देते हैं, बाबा दादा को ले जाते, नहीं तो पड़ोसी ताऊ को ले जाते हैं, ताऊ जरा जब रायड़ा फूको, और वो फ्री में फूंकते हैं। ज्यादा बीड़ी पीते होंगे तो बंडल मांगे। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनका हाथ सधा हुआ है, वो एक्सपर्ट है। उनको 1 किलो बीज दे दो, 1 किलो फूकना, बिल्कुल एक समान डालते। ऐसे ही हम अफीम भी बोते जिनके बारीक बीज है, क्यों? वो एक्सपर्ट है उसमें। एक्सपर्ट होना जरूरी है खेती के हर बिंदु पे, जबकि मेरा मानना है कि हम हर एक बिंदु पे एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। हम सब बैठे सब जानते सर के बाल कैसे कटते, कैंचियो कंघा से कटते, ये जानकारी है, जानकारी हमको भी है, जानकारी नाई को भी है, लेकिन कौन बढ़िया काट देगा? अब हम काट पाएंगे? हम तो नहीं काटेंगे, और काटने की ज्यादा प्रयास किए तो क्यारी भरी बना देंगे सर ने। कौन काट सकता है? नाई काट सकता है, वो बात भी करता जाएगा, गांव में किसने किसको वोट दिए ये भी बता देगा तुम्हें, सारी राजनीति बता देगा, उसको सारी खबर रहती है पूरे गांव में, है ना हकीकत। और बाल भी काटता जाएगा, क्यों? एक्सपर्ट है वो। सेम मेरा आग्रह है कि मेरे किसान को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। नीमच का किसान कहां एक्सपर्ट है? सिर्फ अफीम के मामले में। पशुपालन की बात करूं, आज भी 0 है नीमच का किसान। पशुपालन के लिए कहां का किसान मेरा एक्सपर्ट है? भिंड मुरैना। वहां भी मैं कह देता हूं खेती के मामले में वहां का किसान 0। बाजरा थैली कंधे पे भर के रखे के ले जाएगा और ट्रैक्टर वाले को दे देगा, तू ही फूंक दे, और फिर काटने जाएगा। लेकिन उसको एक भैंस दे दो, एक गाय दे दो, अपने पूरे परिवार को चला देगा उसी से। एक एक दाना, एक एक अन्न, एक एक भूसा, एक एक हरा चारा बिल्कुल व्यवस्थित देगा, एक्सपर्ट है। और मेरे यहां का पशुपालन में किसान अपने लिए तो अगर पत्तल बिछी है ना, और पत्तल फटी हुई या दोना टूटा हुआ तो तुरंत चिल्लाएगा कि दूसरा दोना दे जा, डबल दोना लगा लेगा, डबल पत्तल लगा लेगा। और जानवर के लिए चारा उसके पैरों में डाल देगा, खाली डाल देगा। बरसात के दिनों में हरा खा ले और फिर पौंक जा, गर्मी के दिनों में हरा तो है ही क्या था। यानी एक तरफ में होशियार हो, जानकार हो, वो एक तरफ सारी चौकड़ी भूल रहा हो। जरूरत है मेरे को हर बिंदु पे एक्सपर्ट होने की। एक भैया कह रहे थे नकली कैसे उर्वरक मालूम पड़ेगा, तारे माल को कैसे वो देख लेता है कि मिट्टी मिली है, कचरा मिला है। मैं जब 100 साल से खेती कर रहा हूं, क्यों नहीं एक्सपर्ट हूं? मेरा ही किसान सुन के बता देता है, देख के बता रहा है, तो वैसा एक्सपर्ट मेरे को बनना पड़ेगा, उसमें डीपली जाना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब मैं खुद करूंगा। कोई ऐसा बिंदु नहीं कर कोई। और हमारा हिंदुस्तान, हमारा तो धर्म कहता है, हमारे यहां तो बच्चा पेट से ही सीख के आ जाता है चक्रव्यूह तोड़ना, है ना हकीकत। अभिमन्यु की कथा सुनी होगी। तो हम इतने साल में यही नहीं सीख पाए कि फलानी चीज नकली है कि असली है, कि नकली बीज है कि असली बीज है। हमको सीखना चाहिए। दवा लेने जाए तो मेरे जुबान पर नाम होना चाहिए। मैं ये नहीं करूं घड़ी पड़ गई दवा दे दे, मेरे को वहां जाके कहना चाहिए मेरे को कुनालफास दवा दे, क्लोरोपाइरीफास दवा दे, या इस कंपनी की दवा दे। क्यों नहीं कह सकता? लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि तो मालवा का किसान हूं। मैंने तो कट चाय पी ली है, उसकी बिल तो मांगूंगा ही नहीं, है ना हकीकत। होशियार कितना हूं, आज तक नीमच जिले का कोई भी अफीम का पट्टेदार मेरे को ऐसा नहीं मिला कि वहां अफीम वाली जगह पे बीसाइड डालता हूं, नीदानाशी दवा, कीड़े मारने की दवा डालते हो अफीम में? क्यों नहीं डालते भैया? मैंने तो मना नहीं की, मैं तो कहता हूं कौन डाल, किसी फसल में डालो या डालो, अफीम में डालो, वरना उसमें नहीं डालेंगे। और बाकी की किसी फसल को छोड़ेंगे नहीं जिसमें नीदानाशी न डालो।
अब तो कलौंजी में भी डालने लग गए। औरों को तो छोड़ो, क्योंकि वो बुरा प्रभाव डालेगी। पानी पिलाने की बात आएगी, अभी नरुका साहब सवेरे बोल रहे थे तो जितना लंबा खेत उतनी लंबी पट्टी बना दो गेहूं, और घर चाय भी पिया लौट के आ जाओ। अफीम में क्यों नहीं इतनी लंबी बना देते भैया? उसमें तो बिल्कुल पतली पट्टी बनाएंगे, पानी ज्यादा नहीं लग जाए। क्यों? मैं जानकार हूं, होशियार हूं। फसल पानी से नहीं होती, नमी से होती है, ये मैं जानता हूं। मेड़ की डोरी पे लहसुन मोटा होता है, अंदर मोटा नहीं होता, ये मैं जानता हूं। लेकिन कहा एक फसल के लिए जानता हूं और दूसरी में कटो पानी छोड़ देता हूं, क्योंकि बिल तो उतना ही आएगा। है ना हकीकत? यहां मेरा आग्रह कि इस ओर बदले, और बदल रहे। मेरे को बड़ी खुशी होती है, लहसुन के सीजन पे जाओ, 65% एरिया लहसुन का स्प्रिंकलर पे ले आए मेरे किसान। ला रहे कि नहीं ला रहे? और अभी भी शासन प्रयास रहता है, हो सकता है कि खेत खेत में पानी की योजना आ रही है तो उसमें सब सिंचित हो जाए, मेरा रेनफेड एरिया ही खत्म हो जाए। तो जो अच्छी चीजें उनको अपनाएं। मक्का में, सोयाबीन में, उड़द में, मूंग में, सब में आप काम कर रहे हैं, लेकिन अफीम के साथ मैंने देखा है उसके चारों तरफ मक्का लगा देते, लगाते ही लगाते। अभी कलेक्टेड घेर रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, रोज पीला मुझेगा आ गया, दे रहे नहीं दे रहे। सर्दी के दिनों में ले आएंगे क्या पाला पड़ गया। ये दो चीज मैंने हर बार देखी, पिछले 20 साल से देख रहा हूं। इस सीजन में अतिवृष्टि से फसल खराब, बीमा दे दो, और उस सीजन में पाले से फसल मरेगी, बीमा दे दो। बीमा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो बोल ही नहीं रहे कुछ तो मिलना चाहिए। मेरे को एक चीज बता दो, हम अपनी मानसिकता कब बदले? आप में से कोई ऐसा नहीं जिस पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है ना। जब मैं 2 व्हीलर लेने जाता हूं, 4 व्हीलर लेने जाता हूं, तो वो रोड पे तब निकलता है, पहले उसका बीमा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आज तक कोई मेरे को ऐसा नहीं मिला जो एक है कि साहब रोड पे जाते ही मैं और मेरा बेटा मर जाए ट्रक से कुचल के, पूरा बीमा मिल जाएगा। कोई है क्या? लेकिन फसल का बीमा होते ही दिमाग में आता है बीमा कब मिले। गाय भैंस का बीमा होते ही कब इसका कान काट के डॉक्टर को बीमा मिल जाए। हम अपनी सोच नहीं बदल रहे। बीमा राहत अलग है, मिलेगी, अच्छी चीज है। मैं दृढ़ निश्चय करूं कि मेरी फसल पूरी पैदा, समझे? मैं जब तक टारगेटेड नहीं सोचूंगा तब तक भला नहीं होने वाला है। मैं पहले ही सोचूं मेरे को लहसुन लेना है, 1 हेक्टेयर से 200 कुंटल काटना, क्यों नहीं होगा? जब मैं अफीम 1.5 गुनी पैदा कर सकता हूं तो लहसुन क्यों नहीं 1.5 गुना पैदा कर सकता हूं ना। वही तंत्र का तंत्र से मैं अपनाऊं। अफीम पैदा कैसे हो जाती है 1.5 गुना? कैसे होती है? मैंने तो अनुभव किया है कि चीरा लगाने से पहले कालिका माता की पूजा करते हैं, और बाकी की जो 65 तरह की फसलें हैं उसमें आज तक कोई पूजा नहीं करता। क्या करता है बता तुम मेरे? मैंने देखा है, मतलब हम जानते सब हैं। अगर बड़ा नेता जा रहा है, बड़ा आदमी जा रहा है, तो सब लाभ लश्कर लग जाएगा कि भगवान जी प्रकट होंगे, दर्शन होंगे, टीवी पे लाइव दिखाओ, और गरीब जाएगा तब। अरे ये तो अंधविश्वास है, इससे क्या होता है? ये तो टोन का टोटका है। हम अपना घर बनवाएंगे, उसमें जाएंगे तो हवन सब करवाएंगे, तब मंत्रों में शक्ति आ जाएगी, और दूसरा कर रहा है तब, इससे क्या होता है? ये तो टाइम बर्बादी। यहां हमको दोहरी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमको एक निश्चय करना पड़ेगा, करना है क्या? जो अच्छी चीजें हैं, नई चीजें हैं, उनको हमको अपनाने की जरूरत है। जैसे अब मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे, ये तो सिर्फ भूमिका थी, भाषण तो अब शुरू होगा। मेरे को जो टॉपिक दिया वो दिया है अफीम का और लहसुन का और प्याज, ठीक है? तो और उठने भी नहीं दूंगा। अफीम के बारे में डॉक्टर साहब ढेर सारी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? आग्रह मेरा लहसुन और प्याज को, और ये अच्छा मुहूर्त इसलिए है कि ये लहसुन और प्याज जहां से पैदा हुए वो समय अभी है। कैसे है? आप सभी को मालूम होगा कि आज चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। हमको मालूम होना चाहिए लहसुन पैदा कैसे हुआ, प्याज पैदा कैसे हुआ। ये उसी ग्रंथ की कथा से प्रारंभ हुआ, वहां बना था लहसुन। ये कथा क्या थी? जो सनातन धर्म के अनुसार बताई जाती है। समुद्र मंथन हुआ, क्लियर है? और समुद्र मंथन में
हमारे रत्न निकले। कौन कौन से निकले? श्री रंभा विस्फारणी, अमी शंख गजराज, धन बंतर और खेलकर, चंद्रमा मणि और पास। ये मेरे रत्न समुद्र से निकले। सारे रत्न तो बांट लिए, चीटिंग कर करके, जैसे आजकल बांट देते ना पार्टी वाले, जिसकी सत्ता होती है वो ज्यादा ले जाता है। लेकिन विष के पीछे कोई नहीं आया तो शंकर भगवान ने ले लिया। लेकिन अमृत के पीछे दौड़ धूप कर रही हो, है ना, ऐसा ही है ना कुछ। और उसके लिए जेंडर भी बदल दिया मेरे भगवान ने, वो मोहिनी बन के गए। ऐसा ही कुछ बताया जाता ना, मैंने जो सुना है वो बता रहा हूं। लेकिन उनका सेनापति जो राक्षस ग्रुप का था वो तेज था, उसको मालूम था कि जैसे धनखड़ी जी के साथ हो गया ना ऐसा कुछ होगा, तो वो पहले से ही देवता बनकर उनके ग्रुप में बैठ गया। ऐसा ही हुआ था ना। और वो भी झटके में अमृत पी गया। अमृत जब उसको पी गया, गले में गया, तो उसको देख रहे थे सूर्य और चंद्रमा। ऐसा ही बताया जाता है ना। उन्होंने तुरंत इंगित कर दिया कि महाराज देख क्या किया तुमने, तो इसको भी पिला दिया, ये भी अमर हो जाए। तुरंत वो अपने रूप में आए, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। सुदर्शन चक्र से गर्दन कटते ही, क्योंकि शरीर बॉडी वो उसमें लहू होता है, रक्त जमीन पे गिरा, समझ रहे ना, वो अमर था। और वो रक्त जब हमारा जमीन पे गिरता है तो दो रूप लेता है। एक तो उसके थक्के बनते हैं खून के, कभी भी जमीन पे गिरा लेना, विश्वास न हो तो अपनी उंगली काट के जमीन पे गिरा के देखो। एक तो उसके थक्के बनते हैं और एक वो बिल्कुल लेयर रूप में फैलता है। तो जब राहु का हमारा ब्लड जमीन पे गिरा तो उस समय ग्रंथ में बताया जाता है कि वहां दूब घास और मूतिंगा घास थी। उन दोनों घासों पे गिरा, ये दोनों घास ही अमर है, समझ रहे हैं ना। दूसरा जो लेयर गिरी उससे प्याज का निर्माण हुआ, इसलिए उसमें स्केल लीव्स होती है, क्लियर। और जो थक्का बना उससे लहसुन बना, और इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों में ही अमृत का गुण है, औषधियों में सर्वोपरि है। और यही कारण है, आप कभी गौर करना, राक्षस कैसे होते थे, गर्दन काट के फिर निकल जाता था सर, ऐसा ही है ना। देवताओं को तो नहीं निकलते, देवताओं को निकलते हैं क्या सर कटने के बाद? आदमी का निकलता है कि नहीं निकलता? सिर्फ राक्षसों का गर्दन काट कर सब निकल आता है। सेम ऐसे ही हमारे पुतिंगा का निकलता है, सेम ऐसे ही लहसुन का निकलता है, सेम ऐसे ही प्याज का निकलता है। ये फैक्ट चीज है, इसी के अनुसार इनकी वृद्धि होती है। सिर्फ खरी प्याज को छोड़ दें, उसमें वैज्ञानिकों ने कुछ तकनीकी जोड़ दी है। अन्यथा लहसुन प्याज की जो बढ़वार होती है वो तब होती है जब रात बड़ी हो, दिन छोटे हो। रामायण सीरियल देखा होगा या रामायण कई ग्रंथों में सुना होगा आपने, तो उसमें क्लियर कहा जाता है राक्षस की ताकत रात को डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। भगवान राम ने भी लक्ष्मण से कहा कि जल्दी मार देना मेघनाथ को, अगर संध्या हो गई तो फिर इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि राक्षसी ताकत डबल होती है। सेम वही प्रक्रिया लहसुन और प्याज के साथ है कि जब मेरे दिन बड़े होते हैं और दिन छोटे होते हैं, ये जानते हैं ना हम सब। जब रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे, तब क्या होगा, सर्दी पड़ेगी, उत्तरी ध्रुव जिम्मेवार होगा, समझ रहे हैं। उस समय इसका ऊपर वाला भाग बढ़ेगा, कंद नहीं बढ़ेगी, क्लियर। और जब जब उल्टा होगा, जब दिन बड़े होने लगेंगे, रात छोटी होने लगेगी, टेम्परेचर हाई होगा, तब जो भोजन ऊपर बनाए तो कंद में जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दो तरह से लहसुन की खेती करने लग गए, प्याज की खेती करने लग गए। क्या भाव अच्छे मिल जाएंगे? अगस्त आया नहीं, छुपाई शुरू। अब अगस्त सितंबर और 15 अक्टूबर तक तो गर्मी पड़ेगी भैया। उस फसल को क्या चाहिए प्रारंभ में, सर्दी, और हम क्या दे रहे हैं, गर्मी। क्यों आप कूलर लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे, उल्टा हम ही कर रहे हैं, और फिर कहने पैदावार नहीं होती समय। बात समझ रहे हैं ना। ऊटी वाला लहसुन क्यों आ जा रहा अपने यहाँ, कारण उनके यहाँ लेट तक रहता है, डोरमेंसी उसकी नहीं टूटती। डोरमेंसी बीज में भगवान ने गुण दे रखा है, वो अपने समय पे ही उगेगा। आज आप किसी रोड पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, कोई बीज बोया क्या आपने? लेकिन आज वहां हरियाली उग रही है, कौन देने गया उसको यूरिया डीएपी? आपको ये बताओ। एक भैया तो बिहार के नाम और बता गए थे, वो और दे दो तो अफीम ज्यादा पैदा हो जाएगी। इन घास पात को गाय, इनको कौन दे रहा है यूरिया डीएपी आपको या हार?
प्रकृति का सारा चयन है, धर्म के अनुसार क्लियर है, सारी चीजें जलवायु फैक्टर से चलती हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान है, वो अपनी एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी वनस्पति ने ले ली, वनस्पति को गाय ने खा लिया, बकरी ने खा लिया, उसका मीट या दूध मैंने पी लिया, या सीधी वनस्पति खा ली, एनर्जी बदल गई। लेकिन मैं गलती भगवान एक ही कर गया, उसने पूरी संतति बनाई और एक मानव बना दिया। वो हमेशा भगवान का उल्टा करता है। बरसात हो रही हो तो बरसात नहीं होनी चाहिए। जैसे आज ही तुम लोग आए ना, तो पहले ही सोचोगे आज बरसात बंद हो जाए बस। भाई नियम है, बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए बदल दूंगा। करता हूं नहीं करता? गर्मी पड़ेगी तो आप गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, सर्दी में सर्दी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरा काम, मेरे को कहीं जाना हो तो आज ऐसा हो जाना चाहिए। बाकी की सभी को देखो, यहां तक कि भगवान ने जो सच्चाई बनाई वो चीजें तुम्हें खानी है, लेकिन मैं तो जब तक भून नहीं लूंगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। नए नए जनरेशन में क्या हो गया, नई जनरेशन तो और कहां पहुंच रही है। बाबा दादा भुट्टा खा लेते थे और नया बच्चा तो पिज्जा बर्गर ही खाएगा। भगवान ने अन्न बनाया, अन्न कौन सा, भारत देश का अन्न कौन सा था, मोटा अनाज। मोटे अनाज की खासियत क्या थी, कैसे पहलवान हो जाते थे दादा साहब, उसके अन्न में ताकत थी। अगर आपने उसको पीस दिया है 7 दिन 8 दिन बाद कड़वा हो जाता था, है ना हकीकत। छोड़ो साहब, ज्वार बाजरा नहीं खाते, गेहूं तो खाते हो। गेहूं पे भी अपने घर 10-15 दिन से ज्यादा तो आटा नहीं चलता। और जावरा गोल्ड कितने दिन चलता है? अब तुम लोग मैं नहीं खाता, मैं तो घर का खाता हूं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो बाजार के प्रोडक्ट नहीं खा रहा। जब दावत खाने जाते हो ना, तो अपने कहने से नहीं आटा मिलता, वो दुकान वाला वो हलवाई बताता है कि जावरा गोल्ड लाना, वो हम वही लाते। वो कहता है मटर कौन सी लानी है, फ्रीजिंग वाली लानी है। यानी हम एडेप्टेशन पे बचते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? अपन कहां खड़े थे, गरीब से गरीब आदमी जिसके घर अभी रोटी बन गई, हो सकता है शाम को रोटी बनने के लिए अन्न ना हो, उसकी महिला को भी आप मिर्च दे दोगे जो चटनी बनाओ, तो मैं गारंटी ले रहा हूं वो पहले मिर्च के डंठल तोड़ के अलग फेंकेगी, तब चटनी बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी बताओ। और टाटा बिरला अंबानी अडानी की फैक्ट्री, वो डंठल तोड़ेगी क्या? वो तो ऐसा वहां कुछ कचरा दे दो तो वजन बढ़ जाए। होगा कि नहीं होगा? गरीब से गरीब परिवार में बेशक टमाटर 400 रुपए किलो हो जाए, अगर सड़ा हुआ या काना टमाटर दे दो, महिला को कहीं सब्जी बनानी है तो ज्यादा महंगा हो तो कम से कम आधे को काट के तो फेंक देगी। और जो सॉस हो, ये टमाटर और ये बनने कंपनियों में वो अलग करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसान परिवार से हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर 3 बजे बाद मेहमान आ गया ना करता है तो सवेरे के दूध की चाय नहीं बनेगी, उसके लिए ताजा करके आएगा, है ना हकीकत। और ये अमूल का दूध कितने दिन पुराना मिलता था और स्वाद से पीते हैं। मेरी गाय भैंस दूध देती है सामान लगभग 8 और 9% फैट रहता है, बिनौले खिला दो तो 10 को भी पार कर जाती है। यहां तक बराबरी नस्ल की मेरी भैंस 13.5% फैट परसेंट आता है, और अमूल के दूध में 2.5% जो अच्छा वाला है। और हम कह रहे खुशी खुशी सब पी रहे खा रहे। यहां हमको बदलना है। आत्मनिर्भर किसान कब बनेगा? जब मेरा किसान आत्मा तब बनेगा जब अपनी लागत की चीजें, अपनी जरूरत की चीजें अपने खेत में तैयार करना सीखेगा। समझ रहे? हमारी गलती क्या हो गई है, हर चीज के लिए हम बाजार पे निर्भर हो गए, हर चीज वहां से ला रहे लागत, इसलिए हमको मुनाफा नहीं हो रहा। जिस दिन आप अपनी लागत की चीजें अपने घर पर तैयार कर लोगे, और किसान के लिए कहा जाता है अगर वो अपनी सी पे आ जाए तो सिर्फ नमक खरीदने के लिए तुम्हें टाटा बिरला किया जाना, बाकी का सब कुछ तुम्हारे यहाँ है। और जो नहीं मानते, कोरोना काल वाले दिन याद करते, तब बाजार में क्या लेने गए थे? तो कुछ भी तो नहीं लेने गए, तो क्या उसे 1 महीने 1.5 महीने 6 महीने जिंदा नहीं रहे ना? बाजार वाला तुम्हारे पास दौड़ के आ रहा था, वो नए नियम बना रहा था कि शुक्रवार को उत्कृष्ट विद्यालय में सब्जी के हाट लग जाने दो। क्यों? तुम तो नहीं आ रहे थे क्या? वो नमाज पढ़ने गया था क्या कोरोना? ऐसा तो नहीं था शुक्रवार को, लेकिन उसको तो रोटी अंदर ही नहीं जा रही थी,
क्योंकि सब्जी नहीं मिली, फल नहीं मिले। फल कहां पैदा होते हैं? खेत में, किसान के में। वहां पे हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन स्थिति, हम अपनी कीमत नहीं मांग रहे, हम अपनी ताकत नहीं दिखा रहे। नीमच के किसानों ने एक बार ताकत दिखाई थी 8-10 साल पहले। एक दिन के लिए दूध की सप्लाई बंद की थी, नीमच से भोपाल तक सब हिल गया था, हिलाता नहीं हिलाता। लेकिन अब क्यों नहीं होता? मैंने जो अनुभव किया, मेरे बुजुर्ग बताते थे कि मेढक को तोलना और किसान को इकट्ठा करना दोनों बराबर। जिंदा मेढक को तोलो ना तो कभी बैठेगा, वैसे ही किसान है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं विकसित भारत की याद दिला रहे थे, टाइम तो है नहीं डॉक्टर साहब, किसान पे टाइम नहीं है। लेकिन अगर गांव में जेसीबी गड्ढा खोदने आ जाए तो 25 की भीड़ ऐसे खड़ी रहेगी। और अगर ये और कह दिया कि आज उसका अतिक्रमण हटाया जाएगा, तब तो 2-4 रिश्तेदार को और बुलाने की तमाशा देखने के लिए आ जाओ, उसका हट रहा है अतिक्रमण। उसके लिए हम समय, मेरा सिर्फ आग्रह है कि खेती कर रहे हैं, हम किसान हैं, हमारे पास मजबूरी ये है कि खेत मेरा उससे दूसरी जगह नहीं चला जाए। मेरे को खेती इसी प्रकृति में करनी है, इसी जगह पे करनी है, इन्हीं संसाधनों के साथ करनी है। तो कौन कौन सी तकनीकियां अपना लूं कि मेरी खेती में लागत कम हो, पैदावार टारगेटेड हो और उसकी मार्केट में प्राइस हो। प्राइस से मेरा मतलब है उपभोक्ता चाह क्या रहा है। दो तरह से बिजनेस होती है, एक होती है बिजनेस टू बिजनेस। मेरे पे नहीं बाजार करना आता, बाबा रामदेव से पैक कर लो कि इतना माल देंगे साहब हमारा ले जाओ सुगंधा, इतना माल देंगे साहब हमारा ले जाओ लहसुन, इतना माल देंगे हमारी प्याज। भाई 70 तरह की फसलें क्यों नहीं कर सकते आप? बड़ी बड़ी कंपनियों से पैक कर लो। जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, नरेंद्र पाटीदार का एग्जाम्पल दे रहे थे, टाटा का ऑफर ठुकरा दिया बंदे ने, सुगंधा का, वो भी तो किसान है अपने बीच का ही। हम कहें कि उपभोक्ता मांग क्या रहा है या कौन सी कंपनी का ब्रांड चल रहा है, उससे हम पहले से ही पैक कर लें। मेरे पास ये जैविक उत्पाद है, तुम्हारा माल बिकेगा कैसे? बहुत से लोग डराएंगे, अरे कोई नहीं खरीदता डॉक्टर साहब, कोई नहीं पूछता। मैं कह रहा हूं तुम्हारे बीच में ईमानदारी जिंदा है। क्यों? मिर्च का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अगर तुम मिर्च का पाउडर भी बनाओगे ना तो डंठल फोड़ के अलग फेंकोगे, तब करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुम दूध की पैकिंग करोगे तो कम से कम साफ पानी मिलाओगे, नाले या खेर का पानी नहीं मिलाओगे। तुम्हारे अगर गाय भैंस ने 3 लीटर दूध दिया है तो उस दिन दूध को 3 लीटर नापोगे, 15 लीटर नहीं बना दोगे। लेकिन वो दूध या 15 लीटर की सप्लाई दे रहा है, वो 3 लोगों से मना कर देगा कि आज गाय कम दिया था, वो तो पूरी देगा। किसी की गाय लात मार के ढोल देती है, इधर तो बाल्टी उठाने को उधर वो लात चला देती है, तो पूरा ढुल गया। उस दिन कितना नाप दोगे? हाथ जोड़ लोगे, भैया तो फैल गया, तो बच्चों के लिए चाय नहीं बनती। यानी ये ईमानदारी किसान के बीच में है, और यही प्रोडक्ट का फायदा आपके बीच के लोगों को मैंने देते देखा है। तुम्हारा बगीचा है, सामने दूसरा कोई शहर से जाके और वहां मटर रख लेगा, बगीचे के पीछे जामफल रख लेगा, और रोड पे चलने वाले ये सोच के ताजा माल आ गया है ना। जो सब्जी मंडी में रेट होगा उससे सवाई में देगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो क्या मेरा बच्चा नहीं कर सकता क्या? और यहां मेरा एक आग्रह है, आप सभी से बुरा मत मानना, बुरा लगे तो मेरे को यही मत लौटा दे। अपनी उम्र कट गई, अब बाजार बच्चों के हाथ में दे दो। बाजार बच्चों के हाथ में देने का मतलब होता क्या? खेत में काम तो सब करो, करवा दे, मंडी माल जाएगा तो मैं ही जाऊंगा। अपन चल देते हैं, बुजुर्ग चल देते कि नहीं चल देते? क्योंकि एक दिन का सैर सपाटा मिलेगा। मेरा आग्रह है कि माल घर पे ही देने, और वहीं बच्चे से को मोबाइल से के लिए यहीं से ऑनलाइन देख इसको, वो तुमसे बेहतर माल बेच देगा। कैसे? तुमसे कौन केला खरीद के लाना है या कोई कपड़ा खरीद के लाना है, तुम 6 दुकान घूमोगे, घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? और फिर भी किससे लाओगे? जिससे पुरानी दोस्ती है उसी से लाओगे। हिसाब कितने लगाएगा? तुम पिछले हिसाब में बाद में लेंगे ना 6 महीने बाद। जबकि बच्चा वही बैठे बैठे मोबाइल से बुक कर देगा, सामान घर आ रहा है कि नहीं आ रहा, गांव वाम तक पहुंच रहा है आजकल ऑनलाइन का सामान। तो अपना माल क्यों नहीं जा सकता? धड़ल्ले से जाएगा। लेकिन बच्चों पे विश्वास तो जताओ, उनको इस वक्त ट्रेन तो करो, भैया ये माल करो, क्यों नहीं कर सकते? और नीमच जिला सौभाग्यशाली है कि हमारे पास इतनी तरह की जिनसे हैं। हम थोड़ा सा लीक से हटके पॉजिटिव वे में सोचें
लागत कम करें, पैदावार पूरी ले, और तीसरा बिंदु मार्केट में अपनी कीमत फाइनल करने लगे। आराम से कर सकते हैं। धनिया है आपके पास, मंडी में ढेर लगाओगे, व्यापारी कीमत बोलेगा 20 रुपए, 15 रुपए, 40 रुपए किलो, लेकिन उसी धनिये को आप अपना ब्रांड निकाल दो मसाला पीस की, कीमत तुम डिसाइड करोगे 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, क्या जाएगा? तुम्हें हाथ से काम नहीं करना। वो जमाने गए जब हाथ से काम करता था किसान, अब तो मशीन काम करती है। करना क्या है आपको, कैसे चलाना है, वो हम सब जानते हैं। गांव में एक आटा चक्की होती है, सबके घर का आटा पिसता है, पिसता के नहीं पिसता? वैसे ही एक मसाला कूटने की मशीन लगा, ध्यान क्या रखना है, मसाला पिसेगा नहीं। हमारी जुबान पे क्या है, मसाला पीसना है, मसाला पिसता नहीं, मसाला कूटता है। समझ रहे अंतर इतना? जैसे पुराने अपनी उम्र के सब लोग पहले कुटते थे ना दरवार पे, जितना ज्यादा कुटा वो उतना ज्यादा सुखद। घर वाले भी कूटते थे, गुरु भी कूटते थे, और कई तो गांव के अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग इसी पे ही रहते थे फिर, है ना हकीकत? वैसे ही मसाला कुटेगा। क्यों? मसाला सुगंध के लिए खाया जाता है, टेस्ट के लिए खाया जाता है। अगर हम उसको पीस देंगे तो उसका ऑयल कंटेंट जल जाएगा, उसकी गंध जल जाएगी। बस वो कूटना है और कूट के पैकिंग करना है, पैकिंग भी मशीन करेगी। अब हमको नहीं ना तोड़ना 1 किलो, 1.5 किलो, 25 किलोग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम फिट करना है कंप्यूटर में, अपने आप पैक होके आ जाएगा। लेकिन हमको इस ओर मंथन करने की जरूरत है कि अपना जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं उसका लेखा जोखा रखें और उसमें मुनाफा कमा के हम अपनी कीमत डिसाइड करें। ये बिंदु जिस दिन आपने कर लिया उस दिन कोई बिंदु ऐसा नहीं है कि हमारी खेती घाटे का सौदा। क्लियर है? जहां तक लहसुन है, एक सेकंड फटाफट चला दे भाई, इसमें वैसे दिखाने का कुछ है नहीं, मैंने मौखिक ही सब बता दिया, ठीक है ना। लहसुन की वैरायटियों में मेरा आग्रह है आपसे कि जो वैरायटी है 2-3 वैरायटी है, विदिशा, महादेव, ऊटी, ये कोई वैरायटियों के नाम नहीं। पहला तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना। वैरायटी कौन सी है? नेक्स्ट, ठीक है, ये बिंदु में चर्चा मैं आपसे कर चुका। नेक्स्ट और आगे चलाओ, ठीक है, इससे भी कोई लेना देना नहीं किसान का। जलवायु के बारे में बता चुका हूं, आपको पूरी कहानी बताओ। नेक्स्ट, खेत तैयार बहुत बढ़िया करते हैं नीमच के किसान, इसमें बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक मेरा आग्रह है, कभी भी रोटावेटर चला के तुरंत बुवाई ना करें। रोटावेटर चलाते ही वो नीचे जमीन हार्ड हो जाती है और बाद में उसमें क्रैकिंग आती है, पैदावार में अंतर पड़ती है। अगर रोटावेटर से खेत तैयार किया तो एक बार बाद में कल्टी के जो किस्में हैं वो यमुना सफेद बने G1, नेक्स्ट G2 और अगली है G282। जो ऊटी वाला पार्ट आ रहा है पूरा जेनेटिक मटेरियल ही है, इसकी कीपिंग क्वालिटी कम रहती है, ज्यादा समय तक भंडारित नहीं होता। समझ रहे हैं? अंतर यह है कि वहां से कंद छोटी, यहाँ बड़ी क्यों हो जाती है, व्हाइटनेस कोई है, वहां ठंडा मौसम में जमीन में ज्यादा समय तक रहती है। समझ रहे हैं? इसलिए उसका कमाल और वो उसका मुनाफा बीज के बिचौलिए ले रहे हैं। इसको ही अगर सितंबर अक्टूबर में न लगा के नवंबर में लगाओगे तो ये भी आज तक के अपने बीज के लिए काम आप ले सकते हैं, तो जी गोइंग में कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ही सुधार किया तो वैरायटी निकाली है जी नेक्स्ट G323। ये वैरायटी इससे ही सुधार के निकाली गई है। इसमें कली की लंबाई ज्यादा हो गई है, मोटाई कम हो गई है, इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है और जो पैदावार देने की जहां तक बात है 200-250 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदा देने की ये क्षमता रखती है। बुवाई जब करेंगे, अगर हाथ से चुपाई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रखना जरूरी है। प्याज में ध्यान रखें, रॉन्ग प्रैक्टिस से हम खेत में बिजवारा फूंक देते हैं। हमेशा उसकी रोप तैयार करें, 1.5 से 2 महीने में रोप तैयार हो जाती है प्याज की और उसके बाद उस प्याज को आप लगाना सीखें। अगर ये लगाएंगे तो आप मन माफिक उसकी पैदावार ले सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है ना। महादेव के नाम बताए, विदिशा, ऊटी, अमलेखा, ऐसे नाम नहीं है, जगहों के नाम है और इससे लोग तुम्हें ठग लेते हैं। नेक्स्ट, बुवाई का समय मैंने बता दिया है, जब मेरी सर्दी पड़ने लग जाए, ठंडक का मौसम आ जाए तब इसकी बुवाई करनी है। बाकी का किसान मन का राजा, जिस दिन चाहो उस दिन बुवाई कर सकते हो। जैसे बहुत से लोगों ने बुवाई कर दी और अब रो रहे हैं कि साहब वो तो पानी से सड़ रही है।
क्लियर? इसका बुवाई का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि न तो टेम्परेचर उतना है, न ह्यूमिडिटी उतनी है, नहीं रेनफॉल उतनी है। तीनों फैक्टर जो मैंने पांचों फैक्टर जो जलवायु के हैं, तापक्रम, बरसात, हवा, सूर्य का प्रकाश और आर्द्रता, ये जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ मल्चिंग पे भी आप काम कर सकते हैं। एनपीके पे ननुका साहब डिटेल में आपको बता चुके, लेकिन खाद की मात्रा भी जरूरी है। उर्वरक की बात नहीं कर रहा मैं, खाद और उर्वरक में अंतर समझे। खाद यानी कार्बनिक मैटर, क्लियर है? हरी खाद हो सकती है, खून की खाद हो सकती है, हड्डी की खाद हो सकती है, वनस्पति की खाद हो सकती है, केंचुआ की खाद हो सकती है, गोबर की खाद हो सकती है। बाकी के सब उर्वरक हैं, उनको आपको देना है। प्लेसमेंट डिटेल में बता चुके ननुका साहब। नेक्स्ट, सिंचाई प्रबंधन के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जिले में स्प्रिंकलर तो छोड़ो, माइक्रो स्प्रिंकलर पे बहुत से लोग आ गए, तो कोशिश ये करें कि आप स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर से करेंगे, नमी से फसल पैदा होती है, न कि पानी से। नेक्स्ट, ठीक है, निदाई गुड़ाई में बहुत एक्सपर्ट हैं, जितने नीमच के किसान निदाई गुड़ाई में एक्सपर्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं के किसान नहीं है। फसल कटाई होती है उस समय तक मैंने देखा है महिलाएं पुरुष निदाई करने लगे रहते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें जो गुड़ाई वाला पार्ट है, टांचे जो मारते हो, वो भी नितांत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो नीदानाशी डाल दी, अब टांचे मारने की जरूरत नहीं है। टांचा मारना अलग प्रक्रिया है जो जमीन में हवा की मात्रा बढ़ाता है। नेक्स्ट, ठीक है ना, इस पर डिटेल में डॉक्टर साहब चर्चा कर चुके थेरेपी पे और पर्पल ब्लाउज पे। नेक्स्ट, ठीक है ना, कटाई में विशेषकर मेरा आग्रह है, कई बार रेट देखने के लिए उल्टे सीधी दवाएं डाल के जल्दी उसको खोद देने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे को भंडारित में रखना है, अगले साल तक रखना है, पैदावार पूरी लेनी है, तो जब 50% पौधे का तना झुकने लगे तब मेरे को उसकी खुदाई करनी है। ध्यान रखें, खुदाई से कम 20 से 25 दिन पहले खेत में सिंचाई बंद कर देनी है। क्लियर? तभी आपकी उस पर चमक आएगी और शाइनिंग आएगी। अगर पानी लेट तक देंगे तो उस पर शाइनिंग नहीं आएगी, कंद पूरा नहीं होगा, पोचा रह जाएगा। भंडारण की जहां तक बात है, पहले ही छटाई कर लें। अगर बीज के लिए रख रहे हैं तो आप बंडलिंग करके रखेंगे तो 1 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अन्यथा जब काटें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो उसकी गर्दन है उसको लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से काटें, तभी वो मेरा भंडारण होगा। अन्यथा उसका मुंह खुल जाता है, वहां से बीमारी आती है और लहसुन मेरा खराब हो जाता है, कलियां बिखर जाती है। ये थोड़ा सा मेरा आग्रह है, इसके लिए हवादार जगह पे रखना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पैदावार नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, जबकि मेरे देश का किसान 30 से 35% अपना उत्पाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में ही खत्म कर लेता। पैदा जितना होता है ना, 30 से 35% अपने आप लॉस पहले ही हानि करता था। इसको हम आराम से बचा सकते हैं, समझ रहे? उस ओर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि फसल पक गई, कट के मेरे पास आ रही है, तो पहला नुकसान कहां होता है? जो सोयाबीन होगा 10% खेत में जड़ गई है कि नहीं? और कहते नहीं जड़ी साहब, लेकिन जब लहसुन चौपो तो उसमें सोयाबीन उगती है। कितनी उगती है? जितना बीज मारा बोया उससे ज्यादा उगती है। इतना मतलब इतना दाना मेरा चढ़ गया। तो वहां मेरा आग्रह है कि हम जो बाद में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के मेरे वो हैं हानि, उसको हम कम कर लें। नेक्स्ट, ठीक है ना, ये कुछ बिंदु थे जो मैंने आपके बीच में शेयर किए। और कोई चर्चा हो, क्योंकि मेरे पास तीसरी बार ये आ गया कि शॉर्ट करो, इसलिए शॉर्ट किया है, पता में और भी जानकारी आपको देता। धन्यवाद। किसान संगोष्ठी के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को अफीम, लहसुन और प्याज के संबंध में आवश्यक जानकारी और परामर्श दिया गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल किसान क्रांति को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।